चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शायद ये टॉपिक सुना होगा कभी, कोलेटरल सिक्योरिटी। सुना है कभी? क्या होता है कोलेटरल? हाँ हाँ, तो इट इज अ, हाँ हाँ बताइए प्लीज। तो इज दैट अ चार्ज और द मॉर्गेज और इज दैट द कोलेटरल? अगर मैं कोई आपसे बोरो कर रहा हूं अमाउंट और मैं ये कह रहा हूं कि साहब मैं अगर ये अमाउंट पे ना कर पाऊं तो आप मेरे एसेट्स बेच दीजिएगा, तो इज दैट अ मॉर्गेज और इज दैट अ कोलेटरल? बोथ आर दी सेम थिंग्स। ये बच्ची ने मुझसे जो गई है अभी अभी, इसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर मॉर्गेज और कोलेटरल वन एंड द सेम। तो उस दिन मैंने इसको मना किया था कि इस टॉपिक को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक डिस्कशन है। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है और मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी है, इसीलिए आप लोग ये जवाब दे रहे हैं। और जो लोग प्लीज आज बिल्कुल भी खाली दिमाग से बैठे हुए हैं ना कि सर कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं, हाँ हम सुन लेंगे, हाँ हम वीडियो बाद में देख लेंगे, तो मैं उनको बता दूं अगर आज आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो आप लोगों को ये टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा। और ये टॉपिक उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है जो लोग सवाल जवाब का सिलसिला अभी के अभी निभाएंगे, अभी के अभी करेंगे। तो खूब ढेर सारे सवाल पूछिएगा, बट अभी के लिए मैं आपसे ये कह दूं, जो मैं बात सुनाना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने एसेट्स को मॉर्गेज कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैंने अपने एसेट्स को कोलेटरल कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। इस बात को मैं बताना चाहता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। मीनिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान से सुनिएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ इस बात का मेरा बच्चा? इन एडिशन टू द मतलब दो दो चीजें दे रहे हैं क्या? हाँ, दो दो चीजें दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, दो दो चीजों को मॉर्गेज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या वो पहली वाली सिक्योरिटी का देना इज कोलेटरल और जो दूसरी वाली सिक्योरिटी देना है उसका मतलब कोलेटरल है? दूसरी वाली का देना कोलेटरल है। तो आप लोगों के दिमाग में जो ये कंफ्यूजन है ना कि दोनों ही हालातों में मॉर्गेज कर देना इज अ कोलेटरल, ये गलत है। समझ में आ गई मेरी बात? अब हमें ये कोलेटरल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है और इसको कैसे रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे सही बात प्रस्तुत करनी है, इस बारे में हम लोग मुज़ाकरा करेंगे, शानदार वाला। समझेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि साहब मेरे दो गुलाम ए और बी, ठीक है ना, मैंने ये कहा कि साहब अगर मैं सिक्योरिटीज पे ना, अगर मैं आप लोग से जो लोन ले रहा हूं अगर मैं उसका रिपेमेंट नहीं कर पाऊं, बेटा यहीं पर ही बैठ जाइए इसके इनके बराबर में। अगर मैं ये लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाऊं तो तुम मेरे ए गुलाम को ले जाना। लेकिन ए गुलाम जो था उसकी बेचारे की तबीयत खराब थी, वो अब वो उसका काम ही नहीं कर पा रहा, तो अब वो बी गुलाम को भी लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा बी गुलाम को? क्योंकि ए उसका काम नहीं कर पा रहा। तो अगर कभी भी कोई एक जो प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी थी, अगर उससे फुलफिलमेंट ऑफ द लोन नहीं हो पाया है तो फिर हम कोलेटरल सिक्योरिटी की तरफ अपना मुंह करेंगे। बहुत आसान सी भाषा में यही बात है। तो हमें पढ़ना है कि प्राइमरी और द प्रिंसिपल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसको हम मॉर्गेज करते हैं, जिस एसेट को हम मॉर्गेज करते हैं उसको ही हम कहते हैं प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। से फॉर एग्जाम्पल किसी ने होम लोन लिया तो बैंक कहेगा कि साहब अगर आपने हमारा लोन नहीं पे करा तो हम इसका पैसा कहां से लें? तो जाहिर सी बात है, सब किसी आप लोगों के दिमागों में ये बात आएगी, ठीक है सर अगर लोन पे नहीं करा तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको बेच दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को बेचकर आप अपना पैसा वसूल कर लीजिएगा।
ठीक है ना। बट बैंक को यहां पर भी डाउट हो रहा है। बैंक कह रहा है नहीं साहब, आपके पास कुछ तो भी डाउट है, हमें लगता है कि आप ये बात पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके एवज में एक और इन एडिशन, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में जब कोई एक और चीज हम इशू कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, अब उस चीज को कहा जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी। मेयर जस्ट मॉर्गेजिंग द एसेट इज नॉट कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ में आई मेरी बात? से दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मुझे एक बहुत बड़ी मशीनरी फॉर असेंबलिंग द वुड्स मेरे क्लाइंट ने अभी करा था, तो मैं इसलिए वो एग्जांपल याद है मेरे पास। मुझे एक बड़ी मशीनरी थी जो बहुत सारे वुड्स को जोड़ने का काम करती थी। जो वुड ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम करती थी। अराउंड वो 48 लाख या 50 लाख की मशीनरी आई थी। तो उन्होंने उसके लिए लोन लिया। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर हम ये पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक ने कहा अगर आप लोग ये पेमेंट नहीं कर पाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले सर ठीक है, आप हमारी मशीनरी को ही मॉर्गेज कर दीजिए। तो बैंक ने कहा सर आप 10 साल का लोन ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप 5वें 6ठे साल में अगर आपने इसका रिपेमेंट नहीं किया तो आपकी इस मशीनरी की क्या हालत होगी? क्या ये हमारे लोन का अमाउंट पूरा कर पाएगी? हमें नहीं चाहिए ये मॉर्गेजिंग, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ में एक और चीज चाहिए हमें। इस जगह पर हम कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू करते हैं। बट सर आप ये बात यहां क्यों पढ़ाने लगे? डिबेंचर्स में क्या शुरू हो गया? ये कोलेटरल सिक्योरिटी फलाना ढिकना, ये क्या बातें चल रही हैं डिबेंचर्स में? सुनो मेरी बात, अगर मेरे उस क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया लोन का, उस 50 लाख रुपए का, तो बैंक सबसे पहले आकर उस मशीनरी को बेचने की लगाएगा, अगर वो बेची जा सकती है तो। और अगर वो बेची नहीं जा सकती या वो उसको पूरे के पूरे बेचकर भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो बैंक कहेगा कि साहब आपने उस वक्त में हमें कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी थी डिबेंचर्स इशू करने की। आज वो वक्त आ गया, कि आप हमें इस डिफरेंस ऑफ द लोन अमाउंट जो आपने अभी तक पे नहीं करा है, इस डिफरेंस ऑफ द लोन अमाउंट के लिए हमें आप डिबेंचर्स इशू करिए। अब उनको फ्रेश डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। बट सर एक ये तो बात तो बड़ी अजीब हो गई, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो आज से 2 साल पुराना है ना। 2 साल पहले आपने बैंक से तय करा था ना कि साहब हम ऐसे ऐसे आपको डिबेंचर्स इशू करने की घोषणा कर रहे हैं, अगर हम फेल हो गए तो हम इशू कर देंगे डिबेंचर्स। उसी कॉन्ट्रैक्ट के एवज में आप सर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना। तो इस 2 सालों में जब तक डिबेंचर्स नहीं इशू हुए थे और बैंक के पास पूरे राइट्स बैठे हुए थे, वो कभी भी आपसे डिबेंचर्स इशू करवा सकता था। उस टाइम पर रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने क्या जवाब दिया? क्या ये कहीं से खला से उठकर आ गए डिबेंचर्स एकदम से? इसके डिबेंचर्स के इशू करने पर आपको कुछ पैसा तो मिला नहीं है, तो ये डिबेंचर्स इशू कहां से हो गए? उस पुराने लोन के लिए जो 2 साल पहले लिया था, आज आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, क्यों भाई? और इस 2 साल की जो बैलेंस शीट बनी है, इसमें ये बात कहां दिखाई है आपने कि डिबेंचर्स ऐसे इशू हो सकते हैं? आपको नहीं लग रहा ये बहुत घपले की बात हो गई? डोंट यू थिंक सो? एवरीवन, आई एम आस्किंग विद एवरीवन, नहीं लगता आपको ये बात कि साहब 2021 में हमने लोन लिया था, 2024 चल रही है, 3 साल हो चुके हैं, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस लोन के लिए जो 2021 में लिया गया था, आज 2024 में हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और हमारे पास कोई कैश भी नहीं आ रहा। तो मुझे सर एक बात बताइए, 2022 की 23 की जो बैलेंस शीट थी उसमें ये बात कहां लिखी हुई थी कि ऐसा हो सकता है? इतने घपले की बात हो गई। सोचो, कल मैंने आप लोगों को अजबा पढ़ाया था, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था। आज मैं आप लोगों को कोलेटरल सिक्योरिटीज पढ़ा रहा हूं, ये भी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। इन दोनों ही टॉपिक्स की वजह से डिबेंचर्स का चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। अदरवाइज डिबेंचर्स आर इक्वल्स टू शेयर्स, नथिंग मोर। आज हम लोगों को ये सारी ही बातें सीखनी है बहुत ही अच्छे अंदाज से। अब तक जो मैंने आप लोगों के सवाल, दिमागों में जो सवाल खड़े करे हैं ना, उनको पहले सोचो कि उसका क्या जवाब होना चाहिए, और फिर ये इस भूख के साथ, इस नीड के साथ आप लोग मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करो।
बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज क्या होगा ना, ये बोरिंग हो जाएगा बहुत। मेरे सवाल आप लोगों तक पहुंच गए? मेरे सवाल क्या है, कोई रिपीट कर सकता है? कोई रिपीट कर सकता है मेरी बातों को? पहले नंबर की बात सुन लो, मेरी बात ध्यान से। पहले नंबर की बात, जो मैंने लोन 2021 में लिया था, उस 2021 के लोन को लेते वक्त मेरे पास पैसे आ गए थे, मैंने अपनी लायबिलिटी बना ली थी। मुझे उस लोन को रीपे करना था। मैं अब वो लोन रीपे करने की क्षमता में नहीं हूं। बैंक ने मेरा वो एसेट जो मोर्टगेज मैंने करवाया था उसे बेच दिया, उसके बावजूद उसके पैसे वसूल नहीं हुए। सवाल नंबर एक, बैंक क्या करेगा अपने उस पैसे को वसूल करने के लिए? सवाल नंबर दो, कि अगर हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या 2024 में जो डिबेंचर्स इशू करे जा रहे हैं उसके लिए कोई हमें क्या कोई पैसा मिल रहा है? सवाल नंबर तीन, कि जब हमें बिना पैसे दिए डिबेंचर्स इशू करने हैं तो ये बात बताओ कि यार ये ऐसा हुआ क्यों, और ये उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया जा रहा है जो 2021 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और 2021 की 22 की बैलेंस शीट में, 23 की बैलेंस शीट में ये बात दिख क्यों नहीं रही थी? और अगर दिख रही थी तो कहां दिख रही थी? ये हैं सारे सवाल जो आपको अब इस आगे की चीजों में समझने हैं। मेरे सवाल समझे हो? आपको रिपीट कर सकता है मुख्तसर में? हाँ बोलो, कोई भी नहीं। हाँ प्लीज। तो वो कहां दिखाए जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे की तरफ तो हमारे तो चार हेड्स है ना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कॉलम के चार हेड्स है ना, चार मेन हेडिंग्स हैं। तो उसमें से कहीं शो किया जाएगा या कहीं नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं शो किया जाएगा? हाँ हाँ। यार अली, एक यार प्लीज उनसे कह देना जरा गेट ऐसे ना खोलेंगे। हाँ प्लीज, आप कुछ बोलेंगे? एसेट्स को कम करके दिखाएंगे? अच्छा, एसेट्स को कम करके दिखाने की बात समझ में नहीं आई मेरी। तो हमने साल की शुरुआत में ही लोन लेते वक्त ही ये मान लिया है कि हम ये लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। इज दैट यू आर सेइंग? तो आप माइनस क्यों कर रही हैं उसको वहां से? आप समझे मेरी बात? माइनस करने का पॉइंट क्या है? मेरी बात समझे आप लोग? नहीं समझे? इन्होंने क्या कहा कि हम अपने एसेट को उस लोन में से माइनस करके दिखा देंगे। तो मैंने ये कहा कि क्या आप पहले दिन से ही मान ले रही हैं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है लोन रीपेमेंट करने की? तभी तो आप माइनस करेंगे उसको। देखो यार, मैंने ना सस्पेंस जितना क्रिएट करना था मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आप लोग अगर अटैच थे तो आप लोगों के दिमागों में सस्पेंस बन गया होगा। अब मैं फर्दर अब टॉपिक से दूर नहीं जा रहा, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बुल लिमिटेड है, उन्होंने एक मशीनरी परचेज करी है फॉर 10 lakhs एंड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 8 lakhs फ्रॉम एसबीआई। मशीनरी कितने की है? लोन कितने का लिया? 8 lakhs। तो रीपेमेंट कितना करना है, 10 lakhs या 8 lakhs? 8 lakhs करना है, सही बात है। द मशीनरी इज मॉर्टगेज टू द बैंक। कि साहब 10 लाख रुपए वाली मशीनरी आज ही हमने मॉर्टगेज कर दी, कि कल को अगर हमने कुछ भी टंटाप मचाया रिपेमेंट करने में तो आप हमारी मशीनरी उठा के ले जाना। सही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ प्राइमरी और द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बैंक को इस पर बस नहीं हुआ, बैंक ने कहा नहीं साहब हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए, एंड दैट सिक्योरिटी इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके लिए 15,000 8% वाले डिबेंचर्स जो कि 100 रुपए में थे वो फर्दर सिक्योर किए गए लोन के लिए। क्या ये इशू कर दिए गए? क्या ये इशू कर दिए गए? हाँ, क्या ये इशू कर दिए गए?
नहीं, अभी इशू नहीं किए गए। इशू करने का वायदा घोषित कर दिया गया कि साहब अगर हमने टंटापा मचाया कुछ भी तो आप हमसे ये शेयर्स इशू करवा लेना, कॉन्ट्रैक्ट अभी साइंड है। सही है साहब, अगर हमने कुछ भी फेलियर्स दिखाए तो आप हमसे ये डिबेंचर्स इशू करवा लेना। अभी डिबेंचर्स इशू नहीं हुए, तो क्या इस मोमेंट पर आप अपनी बैलेंस शीट में ये डिबेंचर्स शो कर सकते हो एज करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? बोलो। यहां आपसे पूछे जाएंगे सवाल, भरपूर सवाल पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज में, शॉर्ट आंसर्स में भरपूर सवाल पूछे जाएंगे। और वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी और प्रिंसिपल लोन के रिपेमेंट में फेल नहीं हुई है कंपनी, इसलिए कोलेट्रल सिक्योरिटी जिंदा नहीं होगी। सही है साहब? डिबेंचर्स इशूड टू फर्दर सिक्योर द लोन इज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर ओनली इफ, कब? फॉर द ड्यू अमाउंट, अगर उसने नहीं पे करा, जो ड्यू अमाउंट है लोन प्लस इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय द बोरोवर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द सेलिंग प्राइमरी एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जो पूरा का पूरा अमाउंट था 8 लाख रुपए का, अब जिस वक्त वो मशीनरी बेची गई है उस मशीनरी को बेचने के बावजूद हमें ये पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया, इस हालत में हम ये कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करवाएंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज इसी मोमेंट पर पूछो, मैं आगे सफर को और मजीद तवील कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे खुद को बताने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज हैव करेज टू आस्क क्वेश्चंस। लॉसेस हो रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हम नहीं रिपेमेंट कर पाएंगे उनका। हाँ, हम तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पर चल रहे हैं ना सर, कि हम तो कंपनी चलाए चले जाएंगे, प्रॉफिट हुए चले जाएगा। हम नेगेटिव गोइंग कंसर्न को अफेक्ट थोड़ी कराएंगे यहां पर। समझ में आ गई ना बात? हाँ बेटा। कोलेटरल एट द टाइम ऑफ, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, सॉरी। हाँ हाँ, जिस टाइम पर मैं लोन आपको दूंगा, मैं अगर सपोज बैंक हूं और मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो उसी वक्त पर मैं आपसे कोलेटरल सिक्योरिटीज की टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करवाऊंगा। बाद में थोड़ी ना आप मुझे आकर कहेंगे हाँ तो ये हमसे इशू करा लो डिबेंचर्स। सारी कंडीशंस आज ही एग्री करा ली जाएंगी, इशू बाद में होंगे। मेरे पास वो कागज रखे हुए होंगे, कहूंगा लो इशू करो मुझे डिबेंचर्स, वरना मैं तुम्हें केस कर दूंगा तुम्हारे नाम पर। सही है साहब? तो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर ओनली इफ, ये दोनों कंडीशन कि साहब आपने पेमेंट नहीं किए हैं, दूसरी बात आपने जो सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी हमें दी थी उससे हमारा रिपेमेंट नहीं हो पाया है। व्हेन द लोन इज रीपेड, नहीं हुआ कुछ टंटापा, नहीं हुआ कुछ फेलियर, हमने ईमानदारी से सारे के सारे लोन को रीपे कर दिया 8 लाख रुपए को, अब क्या करें? क्या करें बताइए? तो आपको नहीं लगता कि ये जो मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी धर पकड़ करके रखी हुई है, इट्स अ बिहारी वर्ड, धर पकड़, जो मैंने धर पकड़ करके रखी हुई है आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको नहीं लगता कि आप वो रिलीज कराएंगे मुझसे? समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़िएगा आगे की बात। डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न्ड टू द कंपनी विच आर कैंसल्ड and these debentures do not carry any right till that time। कोई भी डिबेंचर पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, कोई भी रिडम्पशन की बात तय नहीं होगी, एज इफ ये डिबेंचर जिंदा ही नहीं थे। अब आप जरा सोचना शुरू करो इस पूरी पिक्चर को समझने के बाद कि अकाउंटिंग को कैसे समझाओगे ये चीजें। पहले नंबर की बात जर्नल एंट्रीज, दूसरे नंबर की बात डिस्क्लोजर्स, इसी के तो पुजारी हैं हम तो अकाउंटिंग में अगर मैं कहूं कि मुझे कोडिंग करनी है, पाइथन में करनी है, तो मुझे पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए ना। अगर मुझे सॉफ्टवेयर कोड करना है तो मुझे पाइथन आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए। मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मुझे डेबिट्स क्रेडिट्स आने चाहिए। तो मुझे ये चीजें डिकोड करनी है, मुझे बताना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में मैं क्या करूं जिससे ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। मीनवाइल मुझे उन डिस्क्लोजर्स का भी ध्यान रखना है। क्या करूं? अब सोचो आप लोग ये बात।
कोलेटरल सिक्योरिटी का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें अमाउंट जो होगा क्या वो शो किया जाएगा या नहीं शो किया जाएगा? और वो सिक्योरिटी का जो अकाउंट आपने बनाया है वो कहां दिखाएंगे आप, एज अ लाइबिलिटी और एज एन एसेट? तो कहां दिखाएंगे फिर? एक अल्फाज हुआ करता था, आप लोगों ने, मुझे लग रहा था कि शायद यहां पर वो बच्चे वो अल्फाज जरूर बोलेंगे, एग्जैक्टली द वर्ड आई वाज थिंकिंग, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एग्जैक्टली इट्स अ काइंड ऑफ एन कंटिंजेंट लायबिलिटी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने अब तक वो जवाब दिया क्यों नहीं था मुझे अब तक। ये कोलेटरल सिक्योरिटी इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी कि अगर हमने लोन को रिपे करने के लिए फेल कर दिया तो फिर ये वाली लायबिलिटी हमारी जिंदा हो जाएगी। क्या होती थी कंटिंजेंट लायबिलिटी? बहुत सारे तो आज ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं कोई गलत नाम ले दिया पहली बार आप लोगों के सामने। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है बोलेंगे जरा? किस किस को पता है, हाथ उठाएंगे जरा प्लीज। ओनली टू? अनुषा नहीं पता, युसरा को और नबीहा को पता है बस, और किसी को नहीं पता कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। हाँ सर, लाइबिलिटी सुना था, करंट लाइबिलिटी सुना था, नॉन करंट लाइबिलिटी सुना था, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है? दूसरा बोलेंगे। हम्म, हम्म। आप ठीक है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही और इस चीज पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नबिया एग्जैक्टली, विच मे और मे नॉट अराइज, इट्स डिपेंडेंट ऑन सम कंडीशन। एक मेरी लैंड पड़ी हुई है बहुत बड़ी, 5 करोड़ रुपए की, सही है, उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, सही है, कोर्ट में चल रही है बहस तगड़ी वाली, बहुत बहस चल रही है। अब मैं उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में कहूं ये मेरा एसेट है, या वो आदमी कहे कि वो उसका एसेट है? सोचो, वो कहे या मैं कहूं? तो कल को मैं जब केस जीत जाऊं तो एकदम आंखें बंद करके उसको अपना एसेट बना दूं, विदाउट लेटिंग एनी कैश, विदाउट लेटिंग एनी बैंक, है ऐसा? से 2021 में मेरा वो केस चल रहा है बहुत तगड़ा, 2024 में वो केस जीत गया तो 2024 की बैलेंस शीट में सीधा से दिखा दूं मेरी पास केस लैंड है 80 करोड़ रुपए की, बैलेंस शीट में से सीधा सीधा दिखा दूं, ऐसा? 2021 की बैलेंस शीट में मैं नीचे दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में एसेट शो नहीं करूंगा, बैलेंस शीट के नीचे दिखाऊंगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे एक एसेट है, बट वो मेरा एसेट है या नहीं है इस बात पर केस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वो मेरा कंटिंजेंट एसेट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सही है साहब? से सपोज, लाइबिलिटी के लिए बोल रहा हूं, से सपोज मेरे किसी के कारखाने में कुछ ट्रेजेडी हो गई, उसकी वजह से पड़ोसियों ने उनके ऊपर केस कर दिया कि साहब आपकी वजह से हमको इतना नुकसान हुआ, और वो 50 लाख रुपए का अमाउंट है। मैंने भी कोर्ट में जवाब दिया जाकर कि साहब मेरी वजह से इनको नहीं हुआ नुकसान, ये इनका अपना नुकसान था। वो बात एक अलग है कि हाँ मेरे यहां हादसा हुआ तो इनका भी वो कुछ हो गया, लेकिन दैट्स आर टू डिफरेंट स्टोरीज। लेकिन साहब कोर्ट मान नहीं रहा, वो भी खूब पैसा खिलाया जा रहा है, मैं भी कोशिश करे चले जा रहा हूं। अब से सपोज 2024 में मैं केस हार जाता हूं, तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मुझे 50 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बात कहेंगे कि 2021 से ये बात चल रही थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात? तो मैंने कहा भाई अब तक वो हमारी लाइबिलिटी बनी थोड़ी थी, तो बोले आप दिखा तो देते कहीं पर। तो इसलिए 2021 की बैलेंस शीट के निचले हिस्से में मैं ये दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे केस चल रहा है, हो सकता है कोर्ट के फैसले के बाद मुझे ये पेमेंट करना पड़े। दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो मेरा कहना यह था
हो सकता है कि मैं लोन के पेमेंट में फेल कर जाऊं, उस फेल करने पर हो सकता है मुझे डिबेंचर इशू करने पड़े। बट अब तक ऐसे ये चलता आ रहा था। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसने हमें शेड्यूल 3 दिया, उसने हमें इस प्रॉब्लम से जूझने का एक अच्छा तरीका दिया। वो तरीका आज हम यहां सीखेंगे। बहुत अच्छा तरीका है। आपको नेक्स्ट नोट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज बनाकर नहीं लिखना है, आप लोगों को वो तरीका ऑप्ट कर लेना है। प्रॉपर डिस्क्लोजर आपने दे दिया है। सही है साहब? तो accounting treatment debentures issued as a collateral security can be dealt in the following two ways। पहला मेथड कि जब आप डिबेंचर्स के लिए एग्री कर रहे हैं फॉर अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई भी जर्नल एंट्री मत करिए। ये पहला तरीका है। तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जब जर्नल एंट्री नहीं करी तो कोई अकाउंट नहीं बना। अकाउंट नहीं बना तब भी एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है हमारे पास। वो क्या है ये देखिए कि यहां पर मैंने लिखा सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ये लाइन मैंने लिख दी है। इस लाइन के लिखने से ही मैंने रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दिया कि जो लोन मैंने बैंक से लिया है 5 लाख रुपए का, दैट इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज ऑफ दिस मच ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर ये सपोज मान लो ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म लोन होता तो आप कैसे करते हैं इसको? यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर आप इसको करंट लाइबिलिटीज में लिखते। यहां पर आप जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह, पैकिंग क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट्स, जो भी लोन होते वो लिखते, लेकिन ये नीचे की लाइन एग्जैक्टली वैसे ही आ जाती, सिक्योर्ड बाय दिस मच ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। सही है भाई? तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिख देना आपको मार्क्स दिला देगा कि साहब हाँ आपने कोलेटरल सिक्योरिटी का डिस्क्लोजर दे दिया। सिर्फ ये छोटी सी लाइन लिख देना आपको मार्क्स दे जाएगा। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। समझ में आ गई बात? हम बहुत स्लो जा रहे हैं और सारी बातों को मैं, जो आपका ब्रेन जैसे सोच सकता है उन सारी बातों को वैसे ही मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप मेरे से थोड़ा बहुत भी डेविएट हो जाएं तो मुझे प्लीज रोककर अपने साथ कर लीजिएगा। अभी तक की बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताएं। कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? Second method, when the journal entry is passed, debentures issued as a collateral security are recorded in the books of account। लेकिन सर एक बात बताइए कि जब हमने डिबेंचर्स अभी इशू करे ही नहीं हैं तो उनकी एंट्री पास क्या करेंगे? हम एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो मैं डायरेक्टली काम कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन सर इस मूवमेंट पर तो हमारे पास कोई कैश ही नहीं आया है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एंट्री क्या पास करेंगे सर? आप किस चीज को डेबिट करेंगे सर? आप डेबिट तो करना है। हम तो डेबिट्स और क्रेडिट्स की लैंग्वेज जानते हैं। किसी ना किसी चीज को डेबिट करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो सर क्रेडिट तो समझ में आ रहा है कि 7% डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा या व्हाट्सोएवर जो भी परसेंटेज होगी। डेबिट किस चीज को करा जाए? सवाल खड़ा हो गया दिमाग में। अब आंसर देख लो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, ये एंट्री पास करके आप लोग को एंट्री के रास्ते से डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का डिस्क्लोजर करना है। अभी हुए नहीं है, एग्जैक्टली अभी हुए नहीं है। जो भी
जो भी एग्री कर रखा होगा हमने कि हाँ भाई इतने परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स इशू कर देंगे हम। बट यहां पर ना एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर पूछी जाए अगर कोई भी समझदार इंसान डिबेंचर से क्वेश्चन बनाएगा तो, कि ये वाले जो डिबेंचर्स हैं ना और वो वाले डिबेंचर्स जो पैसे लेकर इशू करे गए हैं, इन दोनों को मिलाकर नहीं शो किया जा सकता। इसलिए ये बात लिखी हुई है, पढ़िएगा ये बात आप। When the loan is paid back to the lender, the above entry is cancelled by the passing the reverse। ये वाली बात नहीं कह रहा, एक मिनट। In the balance sheet, the debentures issued as a collateral security are shown separately from the other debentures। मेरा पता नहीं क्यों बहुत तगड़ा सिक्स सेंस इस बात को कह रहा है कि इस पर एक एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा। एक तो डिबेंचर सस्पेंस वाली बात पर या तो फिर, और या फिर इस वाली बात पर, दोनों में से किसी ना किसी एक बात पर मेरा सिक्स सेंस कहता है क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन की ना जान जो है वो यही स्लाइड है, बस पूरे चैप्टर की, इस पूरे टॉपिक की जान यही स्लाइड है। और मैं ये चाहता हूं आप लोग जरा भर भी कंफ्यूजन मत छोड़ देना इस टॉपिक को पढ़ने में। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट कर रहा हूं, बाकी किसी चीज को डेबिट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एग्जैक्टली मैंने वो इश्यू नहीं करे, मेरे पास कोई ना पैसा आया है, ना ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, ना ये अंडर राइटर्स कमीशन है, ना कोई मेरा परचेज कंसिडरेशन, ना मेरा कोई एसेट है। मैं तो डेबिट मैं किस चीज को करूं? मेरे पास कुछ नहीं है डेबिट करने को। लेकिन आप कह रहे हो कि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने के लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो साहब ठीक है, ये एंट्री हो सकती है। बट सर एक प्रॉब्लम ये है, आपने कुछ डेबिट भी कर दिया और आपने कुछ क्रेडिट भी कर दिया, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसको? क्या इसको हम एसेट्स में दिखाएंगे? हाँ, और इसको आप कह रहे हैं कि बाकी डिबेंचर्स के साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो क्या करा जाए फिर? क्या करा जाए, सोचो। कैसे बैठे हुए हैं बस। सवाल पूछो कि समझ में आया तो हाँ साहब आ गया, वरना बैठे हुए हैं बिल्कुल खामोश। इसको कहां शो किया जाएगा बैलेंस शीट में? आप लोग ना बहुत सुलझे हुए दौर के बच्चे हो। मैंने कंपनीज एक्ट से पहले की भी चीजें पढ़ी हैं। कंपनीज एक्ट जिस वक्त रिफॉर्म हो रहा था मैंने उस वक्त की चीजें पढ़ी हैं, और जब कंपनीज एक्ट स्टेबल हो गया बिल्कुल, मैंने उस वक्त की भी चीजें पढ़ी हैं। तो ये हमारे वक्त में बहुत खतरनाक डिस्क्लोजर था इसका, बट आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सिचुएशन है। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, इसके साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर जनरल एंट्री पास होती है तो बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत साफ साफ पूछा गया है आपसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट, बस। तो मुझे ये बताइए इसके केस में क्या करेंगे आप लोग? पहले बैलेंस शीट में पूरा एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे आप लोग, फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसमें लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? अब नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर क्या करेंगे आप लोग? नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, उसमें क्या करेंगे आप लोग? टर्म लोन, टर्म लोन दिखाया जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा जो बात आप बोल रहे हैं।
प्लीज पहले करिए, फिर बाद में मैं यहां पर दिखाऊंगा। जो भी आप लोग सोच रहे हैं पहले सोचिए, लिखिए, फिर मैं यहां पर दिखाऊंगा वो आंसर आपको। दोबारा ई पर पेंसिल चलाने से कुछ नहीं होगा लीजा, आगे का लिखिए। जब हम, हाँ एग्जैक्टली, बट अभी हम डिबेंचर इशू कर ही नहीं रहे। हाँ एग्जैक्टली, टर्म्स एंड कंडीशंस, हाँ हो सकती है, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर है ना, बिजनेस की डील के ऊपर डिपेंड करती है चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ जी भैया, आगे नोट्स टू अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर रहे हो आप? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो लिख दिया, अब ये नोट्स टू अकाउंट तो बनाओ ना इनका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। 8 लाख क्यों नहीं? हाँ बोलिए। इशू कर दिए क्या? तो मैं ये कह रहा हूं, आप डिवेंचर्स के बारे में शो करेंगी या लोन के बारे में शो करेंगी? बताइए। आपने डिवेंचर्स इशू कर दिए क्या? क्या लिखा है ध्यान से? टुक अ लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम एसबीआई। तो हम तो सिर्फ यहां पे लोन फ्रॉम एसबीआई ही लिखेंगे ना, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ लोन फ्रॉम एसबीआई ही लिखेंगे ना। हाँ, बस एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है, ये एक छोटी सी लाइन आपको मार्क्स देगी कि हाँ आपने कोलेटरल सिक्योरिटी का डिस्क्लोजर दिया है, और उस लाइन में ये बात लिखी जाएगी कि हाँ जी 10,000 फलाना फलाना डिबेंचर्स इनटू ऑफ ₹100 ईच इशू हो सकते हैं। कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने फेल ही नहीं किया कुछ भी पेमेंट करने में। समझ में आई बात मैडम? आप समझ में आ गई? 8 लाख क्यों? क्योंकि 10 लाख का तो कोई जिक्र ही नहीं है अभी। अगर हम फेल कर जाएंगे तो 10 लाख की बात होगी। और एक बात और, जो लोग इसको समझ चुके हैं उनके लिए जवाब दे रहा हूं मैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर 8 लाख रुपए वाला लोन के बदले में 10 लाख रुपए के डिबेंचर क्यों इशू किए जा रहे हैं, किस किस को लग रही है ये प्रॉब्लम? जब आप लोग ये सोचो, जिस वक्त जो इंसान डिबेंचर्स को पे करने में फेल कर जाएगा, लोन को पे करने में फेल कर जाएगा, तो जो लोन से एसोसिएटेड इंटरेस्ट उसको देना बनता था, क्या वो ईमानदारी से उसको दे पाया होगा अब तक? और वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस हमें हुआ है इस दरमियान, इस पीरियड में, जो पैसे हमें आ जाने चाहिए थे और आपकी वजह से वो पैसे हमें नहीं आ पाए, उस अपॉर्चुनिटी लॉस का कंपनसेशन कौन करेगा? ये एक्सेसिव ₹2 लाख। और ये टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा नहीं है कि साहब बढ़ती ही कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं।
कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, उसी अमाउंट की भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज्यादा क्यों है इसकी वजह बता दी आपको। ठीक है भाई। तो अभी तो हमने ये बात समझ ली, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, तो जर्नल एंट्री क्या पास करी जाएगी? अमाउंट 8 लाख, 8 लाख या 10 लाख? आप इस वक्त डिबेंचर के इशू करने की एंट्री कर रहे हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री कर रहे हैं? बताइए इसमें क्या पूछा गया है? कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री कर रहे हैं या डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्री कर रहे हैं? डिबेंचर्स की, कोलेट्रल की। कोलेट्रल कितना है? 8 लाख। कोलेट्रल सिक्योरिटी कितना है? देखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख, 10 लाख। इसमें किस किस को प्रॉब्लम है, हाथ उठाइए। सर नहीं, यहां पर 8 लाख होना चाहिए था, गलत बात है सर आपकी, ये सही नहीं किया सर आपने। पहले आपने 8 लाख सिखा दिया, अब आप यहां पे 10 लाख सिखा रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? किस किस को प्रॉब्लम है ये बात बताइए मुझे, हाथ उठाइए, मैं जवाब दूंगा इस बात का। किसी को नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो एंट्री आप पास कर रही हैं, डिबेंचर्स के इशू करने की कर रही हैं, लोन के रिसीव होने की कर रही हैं, या कोलेट्रल सिक्योरिटी की इशू करने की कर रही हैं? तो कोलेट्रल सिक्योरिटी कितनी है ये बताइए। डिबेंचर सस्पेंस भी 10 लाख रुपए से बनाया, और जो डिबेंचर इशू हो सकते हैं वो भी 10 लाख से बनाए, और दोनों इंपैक्ट एक साथ दिखाकर ये रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दिए कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हो सकते हैं। लेकिन जो असल में हमने लोन लिया था वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए का लिया था, और वो 8 लाख रुपए का डिस्क्लोजर हमने बैलेंस शीट में जो अभी अभी दिखाया था, ये वाला जो लोन लिया गया है वो तो 8 लाख रुपए का ही है, लेकिन इसके नीचे जो डिस्क्लोजर दिया गया था, अब इस डिस्क्लोजर का रिप्लेसमेंट की बात चल रही है कि इसको ऐसे नहीं दिखाना है, इसकी अब एंट्री पास करनी है। तो एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे इस लाइन के एवज में? 10 लाख। वो मैंने यहां पर 10 लाख की एंट्री पास करी। अब यहां पर देखिए आगे की बात, जो मैंने पिछले वाले डिबेंचर सस्पेंस को समझाते वक्त आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अगली वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ये कैसे शो किया जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए क्रक्स ऑफ दिस क्लास है ये। 1 मिनट आपके लिए, अपने कंसंट्रेशन को सुप्रीम रख लो, अल्ट्रा प्रो मैक्स रख लो, इस वक्त बात को बहुत ध्यान से सुन लोगे ना, बहुत आसानी हो जाएगी तुम लोगों के लिए। कि यहां पर मैंने ये दिखाया नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लाख ही, उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स में भी मैंने वही लिखा, लोन फ्रॉम एसबीआई। लेकिन पिछले वाले डिस्क्लोजर में जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिख दी थी सिंपल सी, जिसका अमाउंट यहां नहीं आ रहा था, उस लाइन के रिप्लेसमेंट में अब मैंने ये बातें लिखी हैं। क्या बातें हैं वो? 10,009% डिबेंचर्स ऑफ फलाना ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, आउटर कॉलम में 0 फिगर। तो मेरी लायबिलिटी अभी तक कितनी है? 8 लाख ही, 18 लाख नहीं है। इससे पहले इसका बहुत कंफ्यूजिंग एटीट्यूड रहता था, इसको लायबिलिटीज में भी शो किया जाता था, एसेट्स में भी शो किया जाता था, बहुत प्रॉब्लम थी। अब बहुत आसान हो गई ये चीज। इस पूरे कंपनी अकाउंट्स में मैंने आप लोगों को शुरुआत से बैलेंस शीट बनाने की आदत डाली है। आप लोग प्लीज कंफर्टेबल रहिएगा इन चीजों को डिस्क्लोज करने में, वरना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चलकर। क्या मैं आप लोगों को ये बात सिखा पाया हूं? सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन यहां पर जो लिखी गई थी, ये सिर्फ डिस्क्लोजर का काम कर रही थी। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा कि हमें जनरल एंट्री पास करके दो, तो हमने एंट्री तो पास कर दी, बट इसका इंपैक्ट अब 2 लेजर्स हो चुके हैं। ये भी एक अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है, इसलिए इन दोनों लेजर्स को लिखना जरूरी है। बट दिस लेजर इज कैरिंग क्रेडिट बैलेंस
एंड दिस लेजर इज कैरिंग डेबिट बैलेंस, लेकिन वो लाइबिलिटी के खानदान में लिखा जा रहा है, इसलिए उसका कॉलम माइनस का हो गया। जैसे डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखा जाता है, लेकिन वो एसेट्स कॉलम में लिखा जाता है, इसलिए उसको माइनस करके लिखते हैं। एसेट्स के साथ क्रेडिट बैलेंसेस लिख रहे हो तो माइनस में लिख रहे हो, क्रेडिट्स के साथ डेबिट बैलेंसेस लिख रहे हो तो माइनस में लिख रहे हो। इन दोनों का डिस्क्लोजर आउटर कॉलम में 0 ही है। बट ये दोनों काम और ये वाला काम इज डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्क्लोजर। रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बात साफ सुथरी पहुंचनी चाहिए, उसको धोखा नहीं पहुंचना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ किस किस को प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में। एक बारी ना पूरे क्वेश्चन को, इस वाले प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट करो, अपने हाथ अपनी कॉपी में लिखो उसको। जब ये हो जाए तो मुझे बताना, मैं ये स्लाइड कर दूंगा, फिर अपने हाथ से लिखो। बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर 8 लाख क्यों नहीं लिखा जा रहा और यहां पर 10 लाख क्यों नहीं लिखा जा रहा। ये अपने आप से सवाल पूछना, जब जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना। पहले इसको कंप्लीट करो। कर लिया ये वाला पार्ट कंप्लीट? हर किसी ने कर लिया ये वाला पार्ट कंप्लीट? अरे हाँ बेटा, हो गया ये वाला पार्ट। अब इसको करो फिर। देख लीजिए पहले ये वाला पार्ट आप। देख लिया ये? बेटा लाइट जला लीजिए फिर, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। मुझसे प्लीज सवाल जरूर पूछना मेरा बच्चा, अगर समझ में आया है ना, तो जितने भी समझदार बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको अगर समझ में आया होगा तो सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि ना ये एकदम से समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसलिए मैंने जो मेहनत करी है ना, उसके लिए प्लीज अपने इस यहाँ क्लास से जब उठो तो डाउट मत लेके मत उठना प्लीज। समझ में आई है बात? परचेज कंसिडरेशन पर क्यों करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी इशू? नहीं नहीं, आप एक मिनट सोचो। परचेज कंसिडरेशन, मैंने आपसे एसेट खरीदे, ठीक है, तो आपको डिबेंचर इशू कर दिए, बस बात खत्म हो गई।
उसका डिस्क्लोजर मैं करूंगा डिवेंचर्स इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर। कोलेटरल सिक्योरिटी में साथ में नहीं रखूंगा ना उसको, वो कंटिंजेंट नहीं है, वो तो हो गए ना, इशू कर दिए ना, उस पर डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी मैंने देना चालू कर दिया आपको, सभी काम शुरू हो गया, कोलेटरल थोड़ी रहा वो। एग्जैक्टली यार सोचो ना, मैं आपसे लोन ले रहा हूं, उसके साथ साथ आपको गारंटी दे रहा हूं। एक हाथ ले एक हाथ दे वाली चीजें चलती हैं। मैंने आपसे पैसे लिए और अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, बस खत्म हो गई ना बात। लेकिन आपको लग रहा है कि खुदा ना खास्ता सर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो मैंने कहा ठीक है आप मेरा एसेट ले जाना। तो आपने बोला अगर वो भी नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है भैया लो, ये सिक्योरिटी रख लो अपने पास, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देंगे फिर, ये लोन ही खत्म हो जाएगा, फिर लोन फ्रॉम एसबीआई ही खत्म हो जाएगा। फिर जब ये लोन फ्रॉम एसबीआई खत्म हो गया तो ऐसी बात है, इससे रिलेटेड कोलेटरल सिक्योरिटी भी खत्म हो गई थी। एक मिनट बेटा लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी सुनिएगा जरा बच्चा, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ लोन विच वॉज सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी इज अनपेड बाय द कंपनी। आज वो अनहोनी घड़ी आ ही गई जिसका सबको डर था कि साहब डर लग रहा था कि ये लोन तो ले लेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे वापस, डर लग रहा था कि इनके मोर्गेज्ड एसेट्स हमें पूरा रिपेमेंट नहीं करार दे पाएंगे। आज जो चीजें उनके बक्से में एज अ सिक्योरिटी रखी हुई हैं, आज उनको जिंदा करने की जरूरत है। आज डिबेंचर्स को इशू कराने की जरूरत है। मैं कंपनी आज तक आपसे लोन लिए बैठा था, आज आपको रीपे नहीं कर पा रहा, आज आपको डिबेंचर्स इशू करने की घोषणा कर रहा हूं। एक बात डिसाइड कर लो कि अब मेरा और आपका रिश्ता लोन के लिए है या अब इस डेट से आगे चलकर वो रिश्ते को लोन के नाम पर रिश्ता जोड़ोगे या डिबेंचर्स कहलाओगे। डिबेंचर्स के इशू करते ही जो लोन का एग्रीमेंट था दैट कम्स टू एन एंड। जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में लोन की एंट्री थी दैट मस्ट क्लोज डाउन, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज अ वैल्यू ऑफ जीरो। क्योंकि आज के बाद जब आपने डिबेंचर्स इशू करा लिए हैं इन द नेम ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो मेरा अब आपसे लोन के लिए कोई रिश्ता नहीं है। डबल गेम मत खेलना मेरे साथ कि साहब लोन भी रहेगा डिबेंचर्स भी रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो लोन रहेगा या फिर डिबेंचर्स रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब मुझे ये बताओ एंट्री क्या पास करोगे? वही वाली बात फिर से, हम तो डेबिट्स और क्रेडिट्स की जबान समझते हैं बस सर। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ रहा है। हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है ना, एक तो मैं फेल कर रहा हूं पेमेंट करने में और मेरे पास पैसा भी आप लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, वाओ। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लोन पहले क्रेडिट्स का साथी लिया बैठा था, आज उसी लोन को डेबिट कराकर उस अमाउंट को जीरो कर दीजिए, बट इस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए एक नए अकाउंट के अंदर। और हां एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, जितने पैसों का मैंने आपको पेमेंट करते वक्त इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है कि साहब 10 लाख रुपए का तो लोन था, 2 लाख रुपए के अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो पाया था, तो आप लोग 10 लाख रुपए में डिबेंचर्स लेकर खुश हैं क्या? आप लोगों ने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया था, हर साल इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा था, हर साल इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा था। मैंने आपको पिछले 2 सालों से इंटरेस्ट नहीं दिया, आप बर्दाश्त करते रहे। आज का जो वक्त है
मैं आपसे कह रहा हूं कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है वो इशू करा दो। तो आप 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स मुझसे लेके जाओगे, 8 लाख रुपए के लेके जाओगे, या 12 लाख रुपए के लेके जाओगे? ध्यान रखना इस बात का। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं एंट्री पास करूंगा, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakhs, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूअल मेथड इस्तेमाल करता हूं ना, एक्रूअल मेथड इस्तेमाल करता हूं ना, जब तक अगर लोन नहीं भी पे करा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम से शो कर रहा हूं ना, आज उसको भी डेबिट कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू फलाना फलाना परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट 12 lakhs। समझ में आ गई बात? याद रहेगी बात? एक प्रॉब्लम और है, अगर मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते वक्त जनरल एंट्री पास करी थी, तो जनरल एंट्री क्या पास करी थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। तो क्या वो आज फलाना फलाना परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जिंदा रहेगा? क्या होगा? रिवर्स कर दिया जाएगा। फलाना फलाना परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जस्ट फ्लिप इट। और दूसरी बात, लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। ये बात याद रहेगी? अभी पूछो, अगर समझ में नहीं आई है तो मैं रुकता हूं अभी। एक बार पूरी बात दोबारा से पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आए मुझसे पूछो। नहीं नहीं, ये डिबेंचर्स इशू हुए ही नहीं है। हाँ? ये वाले आज के दिन से इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे, लेकिन आज के दिन से हम इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, फिर आज के दिन से इस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। बस जैसे लोन का रिपेमेंट करते वैसे हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करवा देंगे। नहीं, जब इस पर जो लोन इंटरेस्ट नहीं दिया है, अब तो कंपनीज एक्ट के नॉर्म्स लग गए ना यहाँ पर कि आपको इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर देना ही है, नहीं करोगे तो आप फलाने फलाने सेक्शंस के अंदर आप पेनल्टी एक्शंस आपके ऊपर ले लिए जाएंगे। अब हम ज्यादा बाउंड हो गए। किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले लेना और किसी को डिबेंचर इशू कर देना, बहुत फर्क होता है। यहाँ और यहाँ पर बात सेम नहीं है। यहाँ पर हमारे ऊपर पेनल्टी एक्शंस लग जाएंगे कंपनी के ऊपर, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, बैंक और हमारा बस। लेकिन यहाँ पर हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल किया जा सकता है। क्यों आ गया लॉस? फालतू का क्या क्यों हुआ? जिस दिन से आपका लोन खत्म हुआ उस दिन से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना बंद हो गया, लेकिन क्या आपने ये लोन रीपे कर दिया? वो डिबेंचर्स बन गए। अब जो डिबेंचर बन गए इसका मतलब वो लोन का अमाउंट ही तो है, नेम प्लेट ही तो चेंज हो गई, लेकिन अब इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी तो देना बनता है जैसे आप पहले इंटरेस्ट देते थे। एग्जैक्टली, परसेंटेज का डिफरेंस जरूर आएगा। तो क्यों नहीं पे किया फिर? तब पे कर देते, आपको एक्स्ट्रा रेट करेगा ही नहीं कोई। यहां पर जाहिर बात है इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ये बात तो शॉर्ट है। इसका तो नुकसान हाँ आपको है। लेकिन अच्छा सवाल पूछा आपने। विजुअलाइजेशन जो है ना वो बहुत पक्का रहना चाहिए। जो दूर की सोच है ना वो आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? बस मुझे ये क्वेश्चन की
एंट्रीज बता दीजिए और आज की मैं छुट्टी कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको क्वेश्चन पूरा अपने आप पढ़ना है। सबसे पहला काम, अच्छा एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग कलम से लिखना चालू कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में एंट्री पास करनी है। इसमें ये मत पास कीजिएगा बात आप कि साहब ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का क्या होगा, इसका क्या होगा, कि मैंने लोन लिया था मैं उसकी भी एंट्री कर लूं। मैं उन चीजों की एंट्री की बात नहीं कर रहा आपसे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जिस दिन इन्होंने अपना वो राइट एक्सरसाइज किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का, उस दिन हम लोगों को क्या एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी नबीहा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जिस दिन, सॉरी, तो डिबेंचर सस्पेंस आज मैं डेबिट करूं या उस दिन डेबिट करता जिस दिन मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी थी? मैं ये कह रहा हूं वो कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी जा रही है, मैंने फेल कर दिया पेमेंट करने में, तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट देखिएगा, अगली एंट्री, हाँ, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट का अमाउंट, शाबाश। और आप लोग खुद से लिखिए इसको, एंट्रीज नहीं दिखा रहा मैं, बाद में दिखाऊंगा जब आप लोगों के लिखकर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप लोग करते रहिए। जो लोग थोड़ा कम समझे हैं वो लोग मेरी बात सुन लें, जो लोग थोड़ा कम समझे हैं वो लोग मेरी बात सुन लें। ध्यान रखना कि यहां पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, इस मूवमेंट पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मैं तब करता हूं जिस वक्त मैं डिबेंचर इशू करता हूं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जिस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन आज वो अनहोनी घड़ी हो गई जिसकी वजह से मुझे डिबेंचर इशू करने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को अब क्रेडिट करूंगा। वो कोलेटरल वाली चीज खत्म हो गई, अब मेरी वो लाइबिलिटी बन रही है। हो गया, समझ में आ गया? अब देखो वो स्पार्क वापस आ रही है, वो जो बच्चे शानदार कहलाने वाले थे ना आप लोग, अब वो आंखों में नजर आने लगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया है। शाबाश, गुड, अप्रिशिएटेड। हम्म हम्म। होता नहीं है ऐसा, आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो ना फिर टर्म्स ऑफ एस्केलेशन में पहुंचेगा। मुश्किल चीजें हैं, आप ना ही जाएं इस रास्ते पर। टर्म्स ऑफ एस्केलेशन होती है, लेकिन वहाँ कि वहां पर जो रिवाइव किया गया है वो 10 लाख नहीं होगा, वो 9 लाख पर ही होगा। मतलब कोई भी अननेसेसरीली 10 लाख वाले डिवेंचर इशू कराएगा नहीं। वो होता है, कुछ मांडोली बोली जाती है उसको, कंपनसेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वो उससे 9 लाख तक ही जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पर नहीं सवाल पूछा वो वाला। चेक कर लीजिए एक बारी। नरेशंस का बहुत बड़ा गेम है, याद रखिएगा। जिन जिन लोगों ने नरेशंस नहीं लिखी है ना,
तो आज ही समझ लें कि हमें 100 में से सिर्फ 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, पूरा पेपर अगर ठीक कर आएंगे तो भी। थैंक यू।